डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंटरमीडिएट क्लास 12वीं के सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंतर्गत पिछला 13 वर्षों में जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है। वीडियो 6 पार्ट में आएगा। यह पार्ट 1 है। इस पार्ट में केवल 20 प्रश्नों को ही लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। हम बता दें कि इस विधि के खोजकर्ता अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री पीएफ लीवी देव ने 1946 में किया था। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 कम या ज्यादा 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्ष में इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह पदार्थ उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। इसका उत्तर है, उत्पादन के आधार पर अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था। पहला, पोलज भूमि। जिस भूमि पर हर साल बुआई होती थी उसे पोलज भूमि कहा जाता था। दूसरा है परती भूमि। जिस भूमि पर कुछ वर्षों से बुआई न हुई हो, यानी जिस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था उसे परती भूमि कहा जाता था। तीसरा है चाचर भूमि। 2 या 3 साल के बाद जिस भूमि पर बुआई का काम किया जाता था वह चाचर भूमि था। चौथा, बंजर भूमि। अधिक समय तक खाली पड़ी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता था। आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न है, मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे अथवा मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मेड़ता के शासक रत्न सिंह राठौर की पुत्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई अनमोल पदों का सृजन किया, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब मेरे गिरधर गोपाल जैसा दूसरा कोई नहीं है, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। कुलक्षणी मानकर मीरा को मारने के प्रयास भी हुए, परंतु भक्ति में डूबी मीरा कृष्ण प्रेम से तनिक भी डगमग न हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनकी यात्रा वृत्तांतों का नाम लिखें। भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत निम्न है। पहला यात्री है मेगास्थनीज, जिसकी यात्रा का नाम है इंडिका। दूसरा है वेनसांग, जिसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सीयूकी। तीसरा है अलबरूनी, जिसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद। चौथा यात्री है फ्रांसिस बर्नियर, जिसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। हम बता दें कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको देखते हैं। सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ। चलिए उत्तर देखते हैं। सिविल लाइंस, जिन्हें पुरातन रूप में व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था,
ब्रिटिश राज के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकसित आवासीय व्यवस्था है। ये टाउनशिप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बनाए गए थे और संबंधित देशों में सिविल अधिकारियों को आवंटित किए गए थे। यह फोर्ट्स और छावनी से अलग है, जो स्पष्ट रूप से सैन्य प्रतिष्ठान थे। अर्थात कहने का मतलब है, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश राज के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज लोग अपने प्रशासनिक एवं वरिष्ठ अधिकारियों को रहने के लिए अथवा आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए आम जनता के निवास से बिल्कुल अलग या दूर जो शहर का निर्माण किए, उसे सिविल लाइन्स कहा गया। यह चारों तरफ चारदीवारी से घिरा होता था, जिसमें केवल अंग्रेजों के वरिष्ठ अधिकारी ही अपने परिवारों के साथ रहते थे। यह व्यवस्था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया था और संबंधित देशों में सिविल अधिकारियों को आवंटित किए गए थे। यह पुलिस छावनी और फोर्ट यानी किला से बिल्कुल ही भिन्न था। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करके 1891 में स्वदेश लौटे और मुंबई में वकालत शुरू किया। एक केस के सिलसिले में 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 1915 में वे भारत लौटे। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के कारण उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, जो उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहाँ से बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रहा है, जैसे महात्मा गांधी का फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1915 में। या महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेजों ने दिया। महात्मा गांधी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना कहाँ किया? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखें। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए जो 8 मार्गों का नाम बताया था, उनका नाम लिखना है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग निम्न है। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है जैसा है वैसा देखना, अपनी धारणा को बीच में न लाना। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी जो करने जैसा है वह करने का संकल्प लेना, हठ धर्मी न बनना। तीसरा है सम्यक वाक, जो है वैसा बोलना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और न बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, अपने हृदय के मुताबिक करना, दूसरों के मुताबिक न करना। पांचवा है सम्यक जीविका। इसका अर्थ होता है जीवन के लिए जरूरी कमाई करना, हानिकारक व्यापार न करना। छठा है सम्यक उद्योग या सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ है किसी भी काम के लिए जरूरी प्रयास करना, आलसी न बनना। सातवां है सम्यक स्मृति। इसका मतलब है सही बातों को याद रखना और व्यर्थ बातों को भूल जाना। आठवां है सम्यक समाधि। इसका अर्थ होता है पूर्ण बोध से समाधि प्राप्त करना, नशीली दवाइयों से नहीं। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है?
आइए इसका उत्तर देखते हैं। अनेक विद्वान और व्यक्ति जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम और सबसे समृद्ध साम्राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ। अकबर केवल अपना धर्म ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों का उत्थान चाहता था। इसलिए उसने सभी धर्मों के मूल तत्वों को लेकर एक नवीन धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले तीन बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विभिन्न यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। इसलिए हम अकबर को एक राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है, चौल इमारतें क्या थी, समझाइए। एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय शैली में बनाई गई बहुमंजिला इमारतों को चौल कहते हैं। इसमें प्रत्येक मंजिल पर कतार में एक एक कमरे वाले छोटे छोटे आवासीय खंड होते हैं। कमरे के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता है। इसका निर्माण घनी आबादी के कारण मुंबई में औपनिवेशिक काल में किया गया था। यहां से एक बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि चौल इमारतों का निर्माण कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर होगा बंबई में, यानी मुंबई में किया गया था। किस काल में? तो औपनिवेशिक काल में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर, अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी? इसका उत्तर, अकबर की सुलह ए कुल अर्थात पूर्ण शांति की नीति साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। इस नीति के अनुसार सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु उन्हें एक दूसरे पर आघात करने अथवा राज्य की शांति भंग करने का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब है कि अकबर ने जो सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना। और इस नीति के तहत जितने भी धर्म को मानने वाले लोग थे, सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपने अपने बोली विचार रखने की स्वतंत्रता दिया गया था। इस नीति के तहत अभिजात वर्ग का गठन इस प्रकार किया गया कि उसमें साम्राज्य के सभी जातियों एवं समुदायों को समाहित किया जा सके। बलपूर्वक इस्लाम धर्म में शामिल करने की प्रथा पर रोक लगा दी गई। तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआई है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। धार्मिक कारण बताना है। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसका धार्मिक कारण क्या था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 1857 की क्रांति के कई धार्मिक कारण थे जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण, ईसाई धर्म प्रचारक सरकारी संरक्षण में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। दूसरा, भारतीय शिक्षण संस्थानों का अनुदान और छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। तीसरा कारण है, मंदिरों मस्जिदों की संपत्ति छीन ली गई। इन सब कारणों से लोगों में धारणा बैठ गया कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अतः मौलवी, पंडित एवं सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
यूरोपीय देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत में उपनिवेश की स्थापना किया था। ये 4 कारण कौन कौन है? तो ये 4 कारण में पहला कारण है कच्चे माल की प्राप्ति, दूसरा है निर्मित माल की खपत, तीसरा है ईसाई धर्म का प्रचार, चौथा समृद्धि की लालसा। कुल मिलाकर यूरोपियन अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बिक्री के लिए बाजार की तलाश में ही भारत की ओर आए और इसके माध्यम से उनका उद्देश्य था अपनी समृद्धि यानी अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसलिए उपनिवेशों की स्थापना किया गया था। उपनिवेशों की स्थापना का ये 4 कारण थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? जब देश में सांप्रदायिक दल लीग तथा हिंदू सभा बहुत कमजोर होने लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अब उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक और अनैतिक सिद्धांत का प्रचार किया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया और मांग किया कि आजादी के बाद 2 भाग कर दिए जाएं और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग को प्रचार में बल मिल रहा था। हिंदू एक अलग राष्ट्र हैं और भारत हिंदुओं का देश है, यह कहकर हिंदू संप्रदायवादियों ने मुस्लिम लीग की ही बात को दोहराया। इस तरह से पाकिस्तान के अलग होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कहने का मतलब है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग में सबसे अग्रणी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना ने ही निभाया था। अब यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1940 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दे। इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। कहने का मतलब है राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए दोनों के लिए अलग अलग काम दिए गए हैं। इसे भारतीय प्रशासनिक ढांचा को मजबूती प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में बताया गया है। यानी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को जो जो टास्क दिया गया है उन्हें हम लोग भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। सबसे पहले देखेंगे संघ सूची। संघ सूची में शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें जिन विषयों को शामिल किया गया है उसमें केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संघ सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे इत्यादि विषय आते हैं। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, अर्थात राज्य सरकार इनके ऊपर नियम कानून बना सकती है। और राज्य सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय हैं पुलिस, भूमि सुधार, कृषि इत्यादि। तीसरा सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार
दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। इसके अंतर्गत शामिल विषय हैं शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है और इसके साथ ही यह शॉर्ट प्रश्नों का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त लिखना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चंपारण सत्याग्रह से लेकर आजादी तक महात्मा गांधी के साथ रहे। 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उन्हें देश रत्न की उपाधि भी दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव निकलकर आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान में। तीसरा आएगा कि देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक यानी लंबा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिया गया है। हमारा पहला यानी 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एकमत नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं कौन कौन कारण विद्वान लोग बताए हैं। पहला कारण बाढ़ बताया गया है और यह कारण बाढ़ बताने वाले विद्वान है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रति वर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रति वर्ष क्षति होती थी, इसलिए वे लोग मूल स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता के अगला प्रमुख कारण माना गया है महामारी, और इस कारण को मानने वाले विद्वान है KVR केनेडी। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। इस बीमारी के कारण ही उनके जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तीसरा कारण है बाह्य आक्रमण। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुए होंगे। वहां के लोगों की हत्या कर दी गई होगी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। और यह मत देने वाले प्रमुख विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड। पतन के कारणों में हमारा अगला प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफी बारिश होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियां सूख गई होगी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अतः उपयुक्त कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करना है, लिखना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश सरल तथा स्थानीय भाषा पाली में दिए। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व महान था। वे कथनी एवं करनी में अंतर नहीं करते थे, अर्थात वे जो कहते थे वे करते थे। बुद्ध के उपदेश व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा, सृष्टि के निर्माण, विनाश के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रश्न करने पर वे मौन रहे। इस विषय से संबंधित बुद्ध के शिष्यों ने 10 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था, अतः उन्हें अव्यक्ताने भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग में उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा भी किया। बुद्ध के उपदेशों का सार कुछ इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का भी प्रचार किया, जैसे ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर या विजयों का शहर। यह दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 14वीं शताब्दी में किया था। यानी हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के शासकों के बीच 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से उजड़ गया था। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से नष्ट भी हो गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति पर यह जीवित रहा। विजयनगर साम्राज्य ने भारत को अनेक महानतम शासक दिए, जिनमें कृष्णदेव राय प्रमुख थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान शासक था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किया था। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय की प्रशंसा स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। बाबर ने कहा है कि कृष्णदेव राय भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है। इसका नाम का आविर्भाव यानी उत्पत्ति यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता किया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा अनेकों विदेशी यात्रियों ने की, जिन्होंने साम्राज्य की विशालता, समृद्धि, न्याय प्रणाली, स्थापत्य कला, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है विजयनगर साम्राज्य से कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर होगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस युद्ध के बाद
विजयनगर साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं तालीकोटा का युद्ध से। आगे आएंगे तो हमारा प्रश्न मिलेगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। अमुक्तमाल्याद एवं जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? कृष्णदेवराय ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो इसका भी आंसर होगा कृष्णदेवराय ने। किसने कृष्णदेवराय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है? तो इसका आंसर होगा बाबर ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक कुशल प्रशासक होने के नाते अकबर समझता था कि जब तक भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार नहीं होगा राजकोष रिक्त ही रहेगा, क्योंकि भू राजस्व की राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था। यानी मुगल काल में राजा के इनकम का सबसे बड़ा जरिया भूमि से आने वाला टैक्स था, यानी लगान था। इसलिए उसने राजा टोडरमल से इस संबंध में सहायता ली। को मालूम था, अकबर जानता था कि शेर शाह के काल में भी टोडरमल ने अभूतपूर्व सुधार किए थे। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है टोडरमल व्यवस्था उन्होंने शुरू किया। दूसरा भूमि का पैमाइश करवाया, यानी भूमि का नाप करवाया। तीसरा है भूमि का वर्गीकरण किया। आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला है टोडरमल व्यवस्था या जब्ती प्रणाली। 1581 में अकबर ने टोडरमल की भूमि व्यवस्था जब्ती प्रणाली लागू कर दी। इस व्यवस्था के अधीन आने वाले प्रदेश थे अवध, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मालवा, अजमेर, लाहौर, मुल्तान आदि। दूसरा अकबर के द्वारा भूमि संबंधी प्रमुख कार्य किया गया भूमि का पैमाइश। समस्त कृषि योग्य भूमि के नाप करवाई गई। उसने रस्सी के गज के स्थान पर 41 अंगुल वाले बांस के गज का प्रयोग किया। बांस के सिरों पर पहले छल्ले लगे हुए थे। समस्त कृषि योग्य भूमि को 182 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग अमलगुजार नामक अधिकारी के अधीन कर दिया गया। तीसरा था भूमि का वर्गीकरण। उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया था। पहला था पोलज भूमि, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पोलज भूमि जिस पर हर साल बुआई की जाती थी और राजा को इस भूमि से प्रत्येक वर्ष भू राजस्व मिलता था, यानी मुगल काल में उपजाऊ भूमि को ही पोलज भूमि कहा जाता था। दूसरा था प्रति भूमि। कुछ वर्षों तक जिस भूमि पर कोई फसल की बुआई नहीं होती थी उसे प्रति भूमि कहा जाता था। चाचर भूमि, 2 या 3 सालों के बाद बोई गई भूमि को चाचर भूमि कहा जाता था। तथा बंजर भूमि, अधिक समय तक खाली पड़ी भूमि को मुगल काल में बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा यह लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करना है। प्रकृति एवं परिणाम किसका? असहयोग आंदोलन का। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। यह सचमुच एक क्रांतिकारी कदम था। इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह देश का प्रथम जन आंदोलन था। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इस आंदोलन का प्रसार था। पहली बार सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों ने एक साथ इस आंदोलन में भाग लिया। स्त्रियों की भागीदारी इस आंदोलन की एक अन्य विशेषता थी। सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार करना शान का विषय बन गया था। जेल जाना आम बात हो गई थी। कांग्रेस की प्रकृति में भी बदलाव आया।
और संवैधानिक उपायों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। जनता में संघर्ष करने का नया जोश पैदा हुआ। संपूर्ण देश में जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। तो यह था स्वरूप। अब इस आंदोलन का परिणाम हम लोग देख लेते हैं। इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए। पहला था, यह एक जन आंदोलन था। इसमें बड़े से बड़े और छोटे व्यक्तियों ने भाग लिया। दूसरा परिणाम क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन, विशेष रूप से खादी चरखे से आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ। तीसरा, इस आंदोलन ने सभी पक्षों पर, जिनमें शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक, सभी पर समान जोर दिया गया था। चौथा, ब्रिटिश सरकार का भय अब जनता के मन से निकल गया। पांचवा, पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता तथा शक्ति संचय का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करते हैं और यह सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा, कम से कम सिद्धांत, लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यह प्रभावशाली ढंग है। यही कारण था कि असहयोग का कार्यक्रम और गांधी जी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें आशा का संचार किया। तो इस तरह से यह पाठ खत्म होता है। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।